we are moving with the next topic, that is Ohm's law. 10th क्लास में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे हम 12th क्लास में. ओम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक कंडक्टर ले लिया और उसके अक्रॉस हमने एक V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, जिसकी वजह से करंट I फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स एक साइंटिस्ट है जिसने एक लॉ दिया, किसको रिलेट करते हुए? V और I को रिलेट करते हुए. ही स्टेटेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग I. दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. लेकिन उस कुछ कंडीशंस, कौन सी कंडीशन? फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेस शुड बी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, एक कांस्टेंट ऐड किया, दैट इज R, एंड R इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट थी ओम. ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हम VI ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, IV प्लॉट करते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा. डिफरेंस क्या होगा दोनों ग्राफ्स में? VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देगा, ट्राइंगल बनाएंगे हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल, टेंजेंट थीटा निकालते हैं हम. स्लोप के लिए हम क्या निकालते हैं? M इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो R आएगा मेरे पास V/I और IV से आएगा 1/R, यानी कंडक्टेंस मिलेगा हमें IV ग्राफ से, और VI ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस. रेजिस्टर क्या होता है? कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसका कुछ क्या हो, रेजिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टर. कई टाइप के हमारे पास लैब में अवेलेबल होते हैं रेजिस्टर. एक होता है फिक्स्ड, इसमें पीक्स होंगी, सिंपली एरो लगाएंगे, सिंबल होगा वेरिएबल रेजिस्टर का, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. लैब में यूज होता है ये. इसको हम बोलते हैं रियोस्टैट. रियोस्टैट में लेफ्ट टू राइट हम इस टर्ड्स को, इस नॉब को शिफ्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? वेरी. नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की डेरिवेशन के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं जो मुझे यूज करने हैं. पहला हमने डेराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. क्या एक्सप्रेशन था? E टॉ बाय M. E चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ रिलैक्सेशन टाइम बाय M. E को कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे? V, और इसकी लेंथ कितनी थी कंडक्टर की? स्मॉल l. तो दैट मीन्स VD इज इक्वल टू E, कैपिटल E को रिप्लेस कर दिया V/L इंटू टॉ. एक एक्सप्रेशन और पढ़ा था हमने, वो एक्सप्रेशन क्या था? दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ANE VD. इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दी. फर्स्ट इक्वेशन से VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. लेफ्ट और राइट में I और V को रखना है, बाकी सारा जो पैरामीटर है वो एक ब्रैकेट में इनक्लोज किया. V/I इज इक्वल टू ML/ANE स्क्वायर टॉ, और ये फैक्टर सारा क्या है? कॉन्स्टेंट. M इज कॉन्स्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया, नंबर डेंसिटी, E चार्ज, टॉ रिलैक्सेशन टाइम. तो ये एक किससे रिप्लेस हो गया? एक कांस्टेंट से, विच इज डिनोटेड बाय R, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट, पोजेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और R का फॉर्मूला हमने लर्न रखना है, ML/ANE स्क्वायर टॉ. अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये 10th में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. थर्ड, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे. तीनों को ध्यान रखेंगे. दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट ऐड किया विच इज नोन एज रो. इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रो, RHO, रो, RHO ऐसे बोलते हैं हम इसे. रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. रो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे. ये दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और जिसको हम न्यूमेरिकली डिनोट करते हैं नंबर डेंसिटी N से. नंबर डेंसिटी पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. दूसरा ये डिपेंड करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यानी टेम्परेचर पे. थर्ड पॉइंट देखें आप, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज. अभी बात हुई थी हमारी यूनिट्स की बात करें तो R रो का यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा? RA इंटू डिवाइडेड बाय L. सो ओम रेजिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर बाय M, तो इंपॉर्टेंट है. रो की SI यूनिट क्या रहेगी? ओम मीटर. और रो का फॉर्मूला देखें आप, R का फॉर्मूला क्या था ऊपर? ML/ANE स्क्वायर टॉ. तो ऐसे ही मेरे पास रो का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? M/NE स्क्वायर टॉ. L और A रिप्लेस हो गया. यहाँ से भी हम देख सकते हैं रो N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रो
रो रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है किसी भी कंडक्टर के लिए हमेशा टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन रखता है। सो रो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के लिए कैसे, डायरेक्टली, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। जी इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, इसलिए इसकी यूनिट भी 1/ओम, जिसको हम बोलते हैं मोहो। एक साइंटिस्ट ने इसकी एक और ऐसा यूनिट दी थी विच इज डिनोटेड बाय सीमन, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। जैसे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक फैक्टर है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विच इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा, इसको हम बोलते हैं SIGMA, सिग्मा, विच इज 1/रो। तो क्योंकि रो का फॉर्मूला क्या था, M/NE² था, तो सिग्मा का रेसिप्रोकल हो गया, यूनिट्स भी रो से क्या हो गई, इसकी रिवर्स हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें 1 मार्क में, बोर्ड में 2 मार्क्स में ये छोटा सा रिलेशन आ जाता है, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। वही हमने कंडक्टर लिया, बैटरी लगाया, लेंथ L ली है, तो V इज इक्वल टू EL, ये जो V है इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी दैट इज V इज इक्वल टू EL। R का रिलेशन पता है, ओम्स लॉ का रिलेशन लिखा, इन तीनों रिलेशंस को यूज करते हुए हमने क्या डिराइव कर दिया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। वेक्टर क्वांटिटी है J, करंट डेंसिटी, तो वेक्टर साइन लगा दिया, सिग्मा स्केलर है, E वेक्टर है, तो E पर मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर साइन। इसी तरीके से नेक्स्ट है मेरे पास रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू। तो करंट हमें रिलेशन पहला पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का रिलेशन पता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हमने J का वैल्यू I/A पुट कर दिया और रो का पुट किया 1/रो। इन्हीं रिलेशन से आगे प्रोसीड करते हुए म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में काफ़ी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इसके पैरेलल में एक टॉपिक है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वैसे ही बिल्कुल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। लेकिन इसको हम 3 सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, किस किस के लिए, कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस के लिए, और थर्ड कौन सा है, एलॉयज के लिए। उससे पहले हम एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, एल्फा। कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन रेजिस्टेंस की हमें पता है, किसी भी कंडक्टर के लिए R जो है वो टॉ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पढ़ चुके हैं। और कंडक्टर के लिए बताया था टेम्परेचर और टॉ का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया कि भाई डिपेंड करता है, लेकिन इक्वेशन कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस था कितना, R0, तो T डिग्री पर जो रेजिस्टेंस अगर RT से हम डिनोट करते हैं तो इट इज गिवन बाय द रिलेशन RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ एक फैक्टर आया, एल्फा के वैल्यू मैंने निकाला, तो इट इज RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और एल्फा को हमने क्या बोला है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एल्फा का फॉर्मूला हमें पता लग गया। यूनिट्स की बात करें अगर इसकी, तो यूनिट्स रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की कैंसिल, 1/टेम्परेचर मतलब क्या रहेगा, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कंडक्टर्स के लिए एल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लर्न रखनी है, तो अगर एल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो RT R0 से बड़ा होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज। किसके इंक्रीज करने से, टेम्परेचर, इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स। आपको पता है कंडक्टर्स में सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए एल्फा की वैल्यू नेगेटिव लर्न रखेंगे। एल्फा की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि RT R0 से कम आएगा, इसका मतलब डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। इंसुलेटर्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके कार्बन, और सेमीकंडक्टर्स के कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम एलॉयज की बात करें तो एल्फा होता तो स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत किसी एलॉय के लिए डिपेंड करता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे तो डायरेक्टली, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसा रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये कुछ एलॉयज के एग्जांपल हैं, मैग्नेन, यूरेका, कॉन्स्टेनन, जिनको हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज, जो कि हम लैब में यूज। एनालॉगसली हम रेजिस्टिविटी को जब डिस्कस करेंगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिर से एल्फा डिफाइन करेंगे, लेकिन R की जगह
रो रिप्लेस करेंगे, अल्फा की यूनिट्स वही रहेंगी। कंडक्टर्स के लिए फिर से अल्फा पॉजिटिव, आर की जगह रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन डायरेक्टली में मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा। कर्व कैसा रहेगा? नॉन लीनियर कैसा रहेगा कर्व? रो का, यानी कुछ ऐसा कर्व रहेगा। किसका? रो वर्सेस टी का। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए बिल्कुल वैसे ही, अल्फा नेगेटिव, इनवर्स रिलेशन, कर्व डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। देखें ये बना रखा है, रो वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व है वो दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फॉर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एलॉयज का कर्व काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। एलॉय के लिए फिर से वही वैल्यू, स्मॉल बट पॉजिटिव। आर्क का वीक डिपेंडेंस होता है। निक्रोम और मैग्निन, देखिए फर्स्ट वाला ग्राफ निक्रोम का है, सेकंड वाला मैग्निन का है। चेक करें आप, मैग्निन के ग्राफ में ऑलमोस्ट द ग्राफ इज पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस और इसमें बहुत ही कम स्लोप है। दोनों का ग्राफ पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फोकस देखें, रेजिस्टिविटी हमें पता है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अपोजिंग प्रॉपर्टी इंसुलेटर की, और सबसे कम किसकी? कंडक्टर की। और नेक्स्ट मैंने लिख दी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, तो कंडक्टिंग का एरोज जो ये ग्रेटर साइन है ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। अब इसी चीज़ को मैंने ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दिया, रेजिस्टेंस वर्सेस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। देखें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा फॉर कंडक्टर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर कार्बन इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और अलॉयज के लिए कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। जितने भी कंडक्टर्स ग्राफ के लिए ओम्स लॉ का, जितने भी कंडक्टर्स जिनके लिए ग्राफ वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उन डिवाइसेस को हम नाम देते हैं ओहमिक डिवाइसेस, जो ओम्स लॉ को भी ओबे करते हैं और जिनका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। वीआई ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट इज छोटी सी एक डेफिनेशन से फिनिश करते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या कहते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, यानी जिनका ग्राफ वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे कि ये दिया हुआ एक सेमीकंडक्टर डायोड और ये दिया हुआ एक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, किसका बना हुआ? गैलियम आर्सेनाइड का। तो नॉन ओहमिक डिवाइसेस की सिर्फ डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल, और ये ग्राफ्स आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा? नॉन लीनियर रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। उन डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन ओहमिक डिवाइसेस।